अब हम देश के अंदर नेताओं के एक विशेष प्रजाति और उनके विशेष प्रकार के आंसुओं का भी विश्लेषण करेंगे। ये वो नेता हैं जो अक्सर किसी न किसी बात पर आपको रोते हुए मिलेंगे और सबसे खास बात यह है कि इनके आंसू भी बड़े सेलेक्टिव होते हैं। जब एक खास धर्म के व्यक्ति पर सवाल उठता है तभी इन नेताओं को रोना आता है और फिर इनमें उन्हें सच या झूठ से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें सही या गलत में अंतर भी समझ में नहीं आता क्योंकि ऐसे नेताओं का विक्टिम कार्ड एक धर्म तक सीमित होता है। तो फिर इसमें उन्हें किसी पर भी सवाल खड़े करने से परहेज नहीं होता। अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए ये नेता देश के संविधान पर, सिस्टम पर, कायदे कानून सब पर उंगलियां उठाते हैं। इसके अलावा इन नेताओं में आप एक और भी विशेषता देखेंगे। वो ऐसे हैं कि ये किसी मामले में जांच एजेंसी के जांच करने से पहले, कोर्ट या जज के फैसला सुनाने से पहले खुद ही फैसला सुनाने लगते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया था। आज मोहसिन अहमद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 अगस्त तक एनआईए रिमांड पर दे दिया है। यानी कि 10 दिन एनआईए उससे पूछताछ करके उसकी साजिश का पता लगाएगी। ये पता लगाएगी कि उसकी साजिश के तार कहां तक हैं और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। मोहसिन अहमद पर क्या आरोप है और उसकी गिरफ्तारी क्या मायने रखती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप उस राजनीति के लक्षण देखिए जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। क्योंकि आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे इलाके में एक खास धर्म के वोटर ज्यादा हैं। इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान तुरंत एक्टिव हो गए। अमानतुल्लाह खान ने ना तो आरोपों की गंभीरता समझने की कोशिश की, ना ही ये देखा कि जिसने मोहसिन को गिरफ्तार किया है वो देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। अमानतुल्लाह खान ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि मोहसिन को सिर्फ मुसलमान होने के कारण गिरफ्तार किया गया है और बाटला हाउस क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है इसलिए वहां से गिरफ्तारी की गई है। अब हम आपको मोहसिन पर लगे आरोप बताएंगे। पहले अमानतुल्लाह खान को सुने कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ट्वीट किया और यह जरूर समझिए कि उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा। एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। भाजपा और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। दरअसल एनआईए की सोशल मीडिया सेल ने जून में कुछ सोशल मीडिया साइट्स को सर्विलांस पर लिया था। इन सोशल साइट्स की गतिविधियां संदिग्ध थी और लंबी निगरानी के बाद यह पाया गया कि इन सोशल साइट्स के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाया भी जा रहा है। 25 जून को एनआईए ने खुद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की और इसके बाद 31 जुलाई को 6 राज्यों में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध लोगों को उनके ठिकाने, जो 13 ठिकाने थे, उन पर छापेमारी भी की गई। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी के देवबंद में इन छापों के बाद एनआईए का शक और पुख्ता हुआ कि देश में आईएसआईएस का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इन छापों में एनआईए ने कई संवेदनशील और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए थे और इस कार्रवाई से जो लीड मिली उसी के बाद 6 अगस्त को एनआईए की टीम दिल्ली के बाटला हाउस में जापानी गली पहुंची, जहां से मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से पटना के रहने वाले मोहसिन ने राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी की थी और 3 महीने पहले ही उसने दिल्ली आकर जामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। मोहसिन बाटला हाउस के एक मकान में किराए पर रह रहा था और एनआईए ने दरअसल मोहसिन के लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी अपने पास बाकायदा जब्त किए हैं और ईमेल का पूरा ब्यौरा भी कोर्ट में रखा है। एनआईए ने कई वीडियो और दस्तावेजों का भी जिक्र किया जो उसके मुताबिक मोहसिन पर आईएसआईएस का आतंकी होने और देश के खिलाफ काम करने का शक करने के लिए काफी अहम है। आपको बताते हैं
एनआईए ने कोर्ट में मोहसिन की रिमांड मांगते वक्त जो आरोप उस पर लगाए वो कितने गंभीर हैं। एनआईए ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक मोहसिन आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर है और भारत में नेटवर्क चला रहा था। मोहसिन और उसके साथी सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का कैंपेन चलाते थे और मोहसिन का मुख्य काम युवाओं को भड़काकर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ना था। मोहसिन सीरिया में सक्रिय आईएसआईएस संगठन के भी लगातार संपर्क में था। ये तमाम आरोप उसमें दर्ज किए गए हैं एनआईए की तरफ से। मोहसिन भारत के अंदर आईएसआईएस समर्थकों से फंड भी इकट्ठा कर रहा था और फंड इकट्ठा करने के बाद वो उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया भेजता था। मोहसिन अहमद पाकिस्तान और मालदीव में भी कुछ लोगों के संपर्क में था। एनआईए ने यह भी बताया है कि मोहसिन यूनिवर्सिटी में अपने साथियों को आईएसआईएस के वीडियो और ऑडियो मैसेज फॉरवर्ड करता था। उसके अलावा आईएसआईएस से जुड़ी खबरें भी अक्सर शेयर किया करता था। 13 जुलाई की छापेमारी के बाद एनआईए में तमिलनाडु में एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग छात्र अनस अली को भी गिरफ्तार किया था और इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी थी। एनआईए के सूत्रों ने भी इस नेटवर्क में एक महिला के होने का भी पता लगाया है और यह भी बताया जा रहा है कि मोहसिन को आईएसआईएस के नेटवर्क से जोड़ने में इस महिला की भूमिका सबसे अहम है। दक्षिण भारत की यह महिला लंबे समय से खुफिया एजेंसियों के रडार पर है और इस महिला का पति भी इस संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से इस वक्त जेल में है और यह महिला लंबे समय से भारत में आईएसआईएस के लिए भर्तियां भी कर रही है। आईएसआईएस की भर्ती में ऐसे लोग चुने जा रहे हैं जो तकनीकी तौर पर मजबूत हैं, यानी पूरी टेक्निकल टीम तैयार की जा रही है और एनआईए सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस सुनियोजित ढंग से ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है जो तकनीकी तौर पर मजबूत हैं ताकि वो उनकी काबिलियत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके और हाईटेक रास्तों से जांच एजेंसियों को चकमा देकर सीरिया में आईएसआईएस तक फंड इकट्ठा करके पहुंचा सके। वैसे मोहसिन अहमद को भी इस काम के लिए चुना गया था और साथ में उसे दूसरों को भी नेटवर्क से जोड़ने का टारगेट भी दिया गया। तो ये तो वो तथ्य और जानकारियां हैं जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने अभी तक अदालत के सामने रखी हैं। जांच एजेंसी ने मोहसिन अहमद को आतंकी नहीं कहा बल्कि उसके आतंकी होने का शक जताया है, क्योंकि वो आतंकी है या नहीं इस नतीजे पर पहुंचना जांच एजेंसी का काम भी नहीं है। उसका काम सिर्फ जांच करना और उससे जुड़े तथ्य अदालत में सामने रखना है। मोहसिन आतंकी है या नहीं, उसका कोई काम देश विरोधी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना है और इस लिहाज से जांच एजेंसी ने अपना काम पूरा किया। अब इसे परखना और इसमें सही गलत का पता लगाना भी जो पूरी जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका की है। सबके अपने अपने काम तय हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था कि देश में नेताओं की एक विशेष प्रजाति है जो पूरे सिस्टम को जानते समझते हुए भी इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वोट सबसे अहम है। लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, ये वो शब्द हैं जो आप इन नेताओं के मुंह से अक्सर सुनते होंगे। ये बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इन्हें आप अक्सर कहते सुनेंगे कि उन्हें न्याय तंत्र पर पूरा भरोसा है और उनकी न्यायपालिका में पूरी आस्था है। लेकिन जैसे ही मोहसिन जैसा कोई मामला सामने आता है तो ये नेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए आरोपी के आंसू पोंछने लगते हैं और खुद आंसू बहाने लगते हैं। अपने वोट बैंक की हमदर्दी पाने के लिए ये नेता पूरी न्याय व्यवस्था को खारिज करने लगते हैं, संविधान पर अविश्वास जताने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। ये लोग खुलकर अपराधियों का बचाव करने लगते हैं और आतंकियों की पैरवी भी करने लगते हैं। और तो और किसी आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को अदालत के दरवाजे खुलवाने भी पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अदालत से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। वो जांच से पहले ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि मोहसिन को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। अमानतुल्लाह जांच एजेंसी से भी तेज निकल गए और उन्होंने क्लीन चिट दे डाली कि मोहसिन का किसी भी असामाजिक तत्व से कोई संबंध नहीं है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तब भी अमानतुल्लाह खान विक्टिम कार्ड खेलने पहुंच गए थे। तब जब नगर निगम का बुलडोजर
दिल्ली के दूसरे इलाकों में चला तब तक उन्हें कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा तो वो बुलडोजर के आगे बैठ गए और आरोप लगाया कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि शाहीन बाग में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यहां हम आपको राजनीति के बाटला हाउस पैटर्न को भी समझाना चाहते हैं और आपको यह जरूर समझना चाहिए। दरअसल आज जो कुछ भी अमानतुल्लाह खान ने किया और कहा वो उन्होंने देश के ही कुछ बड़े नेताओं से सीखा है। इसके लिए हम आपको 14 साल पुराने फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। आपको याद होगा कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 4 जगह सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 133 लोग घायल हुए थे। यह प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का काम था और इन धमाकों के बाद आतंकी जामिया नगर के बाटला हाउस में जाकर छिप गए थे। खुफिया सूचना के बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस के मकान नंबर L18 की घेराबंदी की थी और यहां आतंकियों से सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए, 1 गिरफ्तार कर लिया गया और 2 आतंकी फरार हो गए थे। इस एनकाउंटर में आतंकियों की गोली से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हो गए थे। यह विशुद्ध रूप से आतंकी घटना थी। आतंकियों ने दिल्ली में बम धमाकों से आम लोगों की जान ली थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। पुलिस ने 4 दिन के भीतर मुख्य आतंकियों का एनकाउंटर किया, अपने जाबाज अफसर की शहादत भी दी। लेकिन बजाय पुलिस की वीरता को सलाम करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से जुड़े कई नेताओं ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूरे एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया, यहां तक कि आंसू भी बहा दिया। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए। इन नेताओं को आतंकियों में आतंकी नहीं बल्कि एक मुसलमान दिखा। उन्हें बाटला हाउस में आम लोग नहीं बल्कि एक समुदाय विशेष का थोक में वोट बैंक दिखा। सिर्फ इसी के लिए पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए गए और इसके लिए सहानुभूति के आंसू भी बहाए गए। एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद ही कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। तब इसे लेकर उनके क्या शब्द थे वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि यह एनकाउंटर फेक है और आतंकवादियों के सिर में लगी गोलियों से साफ है कि इसे एनकाउंटर की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। तब दिग्विजय सिंह ने इसकी न्यायिक जांच की भी मांग की थी। वर्ष 2012, 2013 और 2016 में दिए अपने बयानों में उन्होंने यही बातें फिर से दोहराई और बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2009 में इस एनकाउंटर के फेक होने के दावों को खारिज कर दिया था और इसी रिपोर्ट को बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एकदम सही ठहराया था। और इस राजनीति को आगे बढ़ाने वाले दूसरे नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्होंने वर्ष 2012 में यह कहा था कि एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों से आंसू आ गए थे। तब उन्होंने यह भी कहा था कि सोनिया गांधी ने इस मामले में जांच के लिए उनसे कहा था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस समय दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था यह फेक एनकाउंटर है और अगर वो गलत साबित हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। और यहां पर अमानतुल्लाह खान की पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र करेंगे, जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच की मांग की थी। 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक चिट्ठी लिखकर यह भी कहा था कि वो इस मामले में जांच की मांग का समर्थन करते हैं। इन सभी नेताओं के बयानों के वीडियो हमने खास तौर पर आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें सुने और राजनीति के इस मिजाज को भी पहचाने जो आतंकवाद से जुड़े मामले में भी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाते। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेज उसके मेंबर होते हैं। लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको
बात बुलाया को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे। लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे। उस वक्त बटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया। स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? और पिछले वर्ष यानी कि 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर के सच पर मुहर लगा दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह एनकाउंटर फेक नहीं था, यानी जो आरोप लगाए गए वो राजनीति से प्रेरित थे। दूसरा ये कि दिल्ली स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शहीद मोहन चंद शर्मा को एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां मारी थी। और तीसरा सबसे अहम कि बाटला हाउस में छिपे लोग मासूम लड़के या छात्र नहीं थे, वो आतंकवादी ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक नहीं कई अदालतों ने अपना फैसला दे दिया और यह साफ कर दिया कि देश की न्यायपालिका एक बेगुनाह और एक आतंकी के बीच अंतर करने में सक्षम है, तब भी हमारे नेताओं का एक वर्ग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए खुद फैसला देने लगता है, खुद जज बन जाता है। ये नेता अपराधियों का और आतंकियों का धर्म देखकर जजमेंट देने लगते हैं, इस पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं और वोट की सुविधानुसार आंसू बहाने लगते हैं। ये ट्रेंड कल भी गलत था और ये ट्रेंड देश के लिए आज भी ठीक नहीं है। मोहसिन अहमद ISIS का प्रोपेगेंडा ऑनलाइन फैला रहा था और पिछले काफ़ी वक्त से वो लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बिहार का रहने वाला मोहसिन अहमद पिछले काफ़ी वक्त से बाटला हाउस की इसी गली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। अभी तक की जांच में पता चला है कि मोहसिन अहमद एक हाईली रेडिकलाइज जो है वो ISIS से जुड़ा हुआ संदिग्ध आतंकी है, जो कि भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर उसकी गतिविधियों को देखने के बाद NIA की टीम यहां पर आई और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है और अब लगातार जो है उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जो बातें NIA ने कोर्ट को बताई, उनका कहना था कि 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जिसमें कुछ सारी जो आपत्तिजनक लिटरेचर थी, कुछ आपत्तिजनक वीडियोस उसमें बरामद किए गए हैं और साथ में को अक्यूज्ड भी है और ये लगातार जो है फंडिंग भी कर रहे थे, पैसे इकट्ठे करके जो है क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश सीरिया या दूसरे देशों में भेजे हुए थे और ये लगातार जो है ISIS के संपर्क में थे, पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे और ऐसे ही कई लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा और दिल्ली के लोगों को भी समझना पड़ेगा। ये जो सेक्युलरिज्म के नाम से कुछ सोकार्ड सेक्युलर लोग हैं, वही ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं और इन लोगों का मनोबल बनता है कि ISI के एजेंट के लिए कोई आदमी ये कहे कि वो भोला है, तो इसका मतलब उनके ऊपर ये प्रसन्नचित लगता है कि उनकी भी सदस्यता रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। वो आदमी कोई भी किसी जात का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का, अगर कोई गलत काम करे तो हमें उसे समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जानता इस प्रकरण में अमानतुल्लाह खान क्या पहली बार इस तरह का बयान दे रहे हैं? किसके इशारे पे अमानतुल्लाह खान ये बयान देते हैं? हम सबको पता है अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ऐसे बयान दिए जाते हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान जैसे नेता जो हर
विपक्षी पार्टी में कहीं ना कहीं हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। अभी हमने आतंकवाद की बात की। आतंकी दुश्मनों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करता है।